एक आशा नाम की लड़की जो अभी भी सोकर नहीं उठी थी और उसका भाई गोपी उसे बार बार आवाज लगाए जा रहा था कि आशा तुम्हें आज उठना नहीं है क्या। जो आशा थी वो सुबह अक्सर जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन आज वो 7 बजे तक भी नहीं उठी थी। तो जो उसका भाई था वो उसका जो कमरे का दरवाजा था उसके पास में जाता है और उस दरवाजे को जैसे ही वो खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बहन जो आशा थी उसने फांसी का फंदा लगा रखा था और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घर में आशा के पहले उसकी भाभी ने भी सुसाइड किया था, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है वो जागा नहीं था। उसकी जो रिपोर्ट थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि उसके साथ बदसलूकी करने वाले एक मंत्री का रिश्तेदार था, तो दूसरा मंत्री के रिश्तेदार के 2 दोस्त थे। 3 लोग दोनों ननद भाभीियों के साथ कुछ ऐसा करते रहे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ ना ही कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनकी सुनवाई होती है। और ये जो केस था इसमें उस ननद को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसे ऐसे ऐसे सवाल जो डीएसपी था वो पूछता है कि वो उस सवालों की वजह से ही खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। वो खुद इतनी दुखी हो चुकी थी कि आखिर में वो सुसाइड कर लेती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, यही हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला है गंगानगर। और उसी जिले में जो गंगानगर है वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी, या कहे कि जो एक बहू बन चुकी थी अब। उसका नाम सपना था। जो सपना थी वो पढ़ाई लिखाई में ठीक थी और वो कोचिंग कर रही थी, यानी कि वो नौकरी लगना चाहती थी। सपना के 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसने जो अपनी पढ़ाई है इसे वापस से शुरू कर दिया था और वो बस से कोचिंग जाया करती थी। और जब वो बस से कोचिंग जाती थी उसी बस में 3 लड़के भी उसके साथ जाते थे, जिसमें एक लड़के का नाम था शिवचंद, एक का लालचंद और तीसरे लड़के का नाम था अशोक। जो तीनों लड़के थे वो बस में जब उसके साथ जाते हैं, रोज का उनका भी आना जाना था, तो सपना की उनसे बातचीत होने लग जाती है और वो जो तीनों लोग थे उसे नौकरी का भी झांसा देने लगते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, मंत्री है, तो वो तुम्हारी मदद कर देगा। तुम्हें जब भी नौकरी की ज़रूरत होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताना। सपना उन लोगों से कांटेक्ट कर लेती है, उनसे बातचीत भी होने लग जाती है। अब जो उनके मोबाइल नंबर थे वो भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एक दिन जब तीनों ही वापस से कोचिंग जा रहे थे, चारों जने, तो वो सपना को एक जगह ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। जो हमारा एक रिश्तेदार है वो भी नौकरी वगैरह लगाने का काम करता है, तो तुम हमारे साथ चलो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। तो जो सपना थी वो कोचिंग से सीधा उनके साथ चली जाती है और वहाँ पर तीनों उसे एक घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सपना के साथ बारी बारी से रेप किया जाता है। जब सपना से रेप किया जा रहा था, साथ में ही उसका एक वीडियो भी शूट किया जा रहा था। और जब उसका वीडियो बना लिया जाता है तो सपना को कहा जाता है कि इसे तो देखती जाओ, क्योंकि सपना थी वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और एक ही चीज़ कह रही थी कि मैं सबको तुम्हारी इस करतूत के बारे में बता दूंगी। लेकिन उन तीनों ने जो उसका वीडियो बनाया था उसे कहा कि इसको तो जाती जाती देखती जाओ, फिर आगे कुछ करना। सपना अब चुप रहती है। अब सपना को बार बार धमकी दी जाती है कि जैसा हम कहते हैं वैसा अगर तुमने नहीं किया तो ये जो वीडियो है इसे वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हारे पति को भेज देंगे, तुम्हारे गांव में भेज देंगे। सपना बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये जो सारी घटना है वो जुलाई 2023 में होती है और अब जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर आ चुका था। अब इन इन महीनों में जो सपना थी, जब भी उनका मन करता वो सपना को मिलने बुलाते, उसका रेप किया जाता। सपना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब जो सपना थी, एक दिन जो उसके सारे ससुराल वाले जब खेत में गए हुए थे, सपना खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लेती है और इन सारी चीज़ों में वो 80% झुलस चुकी थी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और काफ़ी समय के बाद में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। लेकिन दिसंबर में जो सपना थी उसने सुसाइड की कोशिश की और फरवरी में जो अब सपना थी वो मर जाती है, यानी कि उसकी हालत जलने की वजह से पहले से ही खराब थी, बस वो दवाइयों या डॉक्टर के भरोसे ही जिंदा थी। अब फरवरी में जो सपना थी वो मर जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने साफ कहा था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि 3 लोगों ने उसका बारी बारी से रेप किया है और उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया है।
लेकिन जो उसके घर वाले थे वो उसकी बात सुनते हैं और उस पर पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं बल्कि एक पंचायत बुलाते हैं और उसी पंचायत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। तो गांव के जो भी लोग थे वो कहते हैं कि इससे हमारे गांव की बदनामी होगी। उन लड़कों को बुलाकर समझा दिया जाता है। अब जो लड़के थे वो कहते हैं कि ठीक है, अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, जो उसके घर वालों की पहली गलती थी। लेकिन इधर जो सपना थी, जब उसके साथ रेप किया जा रहा था, तो नवंबर के महीने में सपना को एक बार बोला जाता है कि तुम्हारी जो ननद है वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम उसको भी हमारे पास लेके आओ। सपना साफ इनकार कर देती है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी ननद के साथ कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो वीडियो है इसे वायरल किया जाएगा और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी ननद से एक बार बात तो करा दो, फिर उसे मत लाना। तो जो सपना थी एक बार अपनी ननद से बात करा देती है और वो ननद को कहते हैं कि तुम्हारी भाभी का वीडियो हमारे पास है, अगर तुम नहीं आती हो तो तुम्हारे भाभी का वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। जो उसकी भाभी, ननद भाभी जो दोनों थी, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। अब जो ननद थी वो अपनी भाभी के साथ चली जाती है कि भाभी मैं तुम्हारे साथ गलत तो नहीं होने दूंगी, अगर तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता है तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारे दोनों बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे पूरे परिवार की बदनामी होगी। तो उन दोनों को खेतों में बुलाया जाता है और वहीं पर दोनों ननद भाभी के साथ वो तीनों लोग बारी बारी से रेप करते हैं। अब इधर भाभी का वीडियो तो था ही, अब उन्होंने ननद का भी वीडियो बना लिया था और वो उसे भी धमका कर बुलाने लगे थे। अब जो सपना थी वो तो फरवरी में मर चुकी थी, लेकिन इधर जो उसकी ननद आशा थी वो अभी भी जिंदा थी और उसे लग रहा था कि वो कब तक इन लोगों का शोषण सहन करती रहेगी। पंचायत बुलाई गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये लोग आशा के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि सपना ने ये नहीं बताया था किसी को भी कि उसकी ननद के साथ भी वही किया जा रहा है। उसे लगा कि उसकी ननद की बदनामी होगी तो वो अपनी ननद का नाम नहीं लेती है। और इधर इसकी भाभी के मरने के बाद में फिर से वो लोग वैसे ही सपना को बुलाने लगते हैं, अभी भी वो रुकते नहीं है। सॉरी, आशा को बुलाने लगते हैं, अभी भी वो लोग रुक नहीं रहे थे। अब इधर जो आशा थी वो बहुत परेशान हो जाती है और वो सारी चीज़ें अपने भाई को बता देती है। और वो जो अपने भाई को ये सारी चीज़ें बताती है वो अप्रैल में बताती है। अप्रैल में उसका भाई उसे साथ में लेकर डीएसपी के पास जाता है और डीएसपी से सारी बातें बताता है। तो जो डीएसपी साहब थे वो कहते हैं कि तुम लोग सब बाहर जाओ, मैं इस लड़की से अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। अब जो डीएसपी था वो उसे बहुत ही घिनौने सवाल करता है, बहुत ही गंदे सवाल उससे पूछे जाते हैं, लेकिन जो आशा थी वो उसके सारे सवालों के जवाब देती है। अब जो आशा का टेस्ट वगैरह कराया जाता है कि उसके साथ वाकई में बलात्कार हो रहा है क्या। तो इधर जब उसके टेस्ट आते हैं तो वो भी आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं कि उसके साथ वाकई में कुछ तो गलत हुआ है, उसका रेप हो रहा है। अब जो आशा थी, जो डीएसपी था, वो आशा को कहता है कि तुम दो लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दो, जिसमें लालचंद और अशोक है, लेकिन जो ये शिवचंद है इसके खिलाफ तुम कंप्लेन मत करो, क्योंकि इसका एक रिश्तेदार राजस्थान सरकार में ही मंत्री है और अगर तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे घर के साथ, परिवार के साथ ना जाने ये क्या करेगा। क्योंकि जो शिवचंद था वो भी पुलिस के पास पहले ही पहुंच चुका था और उसने कहा था कि मेरी कंप्लेन अगर करोगे तो अच्छा नहीं होगा, और वो पुलिस को भी अपने झांसे में ले लेता है। तो जो पुलिस थी वो कंप्लेन तो लिखती है, लेकिन उन लोगों को अभी भी वो अरेस्ट नहीं कर रही थी। अब जो आशा थी उसे लगने लग गया था कि इस केस में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि शिवचंद का जो रिश्तेदार है वो मंत्री है। तो आशा एक वीडियो बनाती है और इस वीडियो को बनाने के बाद में वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। लेकिन उसका जो वीडियो था वो वायरल हुआ ही नहीं था। उसने वीडियो जरूर से डाला था, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इधर जो आशा थी पूरा 24 घंटे तक इंतजार करती है कि उसका वीडियो वायरल हो और पुलिस शिवचंद और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करे, लेकिन उसका वीडियो वायरल नहीं होता है। डलता जरूर है लेकिन वो वायरल नहीं हो रहा था। अब जो आशा थी उसे लगता है कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला, उसका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। अब जैसे ही वो वीडियो डाला जाता है तो जो तीनों लोग थे उन्हें तो पता चल जाता है कि वीडियो डला है। तो वो तीनों लोग उसे फ़ोन करके फिर से धमकाते हैं कि तुम जो कर रही हो वो हमें सब पता है, अब तुम देखो कि तुम्हारा वीडियो हम कैसे वायरल करते हैं। अब जो आशा थी वो डर जाती है, वो बदनामी से डर जाती है और आज आशा ने फांसी लगाने की ठान ली थी और रात को वो ऐसा ही करती है। मई 2024 में वो फांसी के फंदे से झूल जाती है और हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है।
जो आशा थी वो तो मर चुकी थी, लेकिन ये तीनों लोग थे, इन्हें अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया था। हालांकि अब तक जो पुलिस है इसे अरेस्ट कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर इन्हें अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी या नहीं होगी, ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन इस सारी घटना को सुनने के बाद हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारा सिस्टम सही से काम करे, अगर हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सही से काम करे, तो शायद किसी भी लड़की के साथ ऐसा कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उनके साथ अगर गलत करेगा तो वो 100 बार सोचेगा। लेकिन अगर हमारा सिस्टम ही ऐसा रहेगा, भ्रष्टाचार भरा रहेगा, जो बड़े लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उससे लोग ऐसे ही डरते रहेंगे, तो शायद लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। और अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उस लड़की को डरना नहीं चाहिए, उसे पहली ही बार में आवाज़ उठा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएगी तो शायद उसके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। मानती हूँ लड़कियां सोचती है कि उनकी बदनामी होगी, लेकिन उनकी बदनामी तो बाद में इससे भी ज़्यादा होगी। ऐसे लोग रुकते थोड़ी ना है। शायद एक बार करने के बाद में आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वो चुप रह जाओ, लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो बार बार आपका ऐसे ही शोषण करते जाएंगे। तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप आवाज़ उठाने की हिम्मत रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।